Hello friends, today we will going to start we have already started the lesson of units and its measurement, first chapter physics, standard 11. So we have completed till the fundamental quantities. Now we are going to study the quantities which are derived quantities. So derived quantities in physics we come across a large numbers of quantities like the speed, momentum, resistance, etc. तो हम फिजिक्स में बहुत सारे मतलब नंबर, बहुत बड़े नंबर, जैसे अब नंबर बोले तो यहाँ स्पीड का नहीं है या उसके जो वैल्यू निकलती वो वैल्यू नहीं है, वो नंबर क्या है तो स्पीड है, मोमेंटम है, ऐसे बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। जैसे अब जैसे मैं आपको बताऊंगा ये इसमें आगे जब इसके डायमेंशंस आएंगे तो डायमेंशंस के वक्त उसमें 30 मतलब इम्पोर्टेंट जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ तो उन सब के मैंने चार्ट करके रखा है, तो मैं वो चार्ट आपको बताऊंगा। और वो चार्ट से आप देख लेना कि मतलब जो मेन है वही तो 30 है, तो ऐसे कितने होंगे, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो और वो सब भी 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जो हमें ऊपर दिख रही है, ये लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन पे ही वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनके वजह से ही डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आती है। तो अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आता है मीटर और टाइम का आता है सेकेंड। तो हम वेलोसिटी किस में नापते हैं, वो है मीटर पर सेकेंड। तो अब ये मीटर पर सेकेंड हुआ है, तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। तो इसके डेफिनेशन में क्या है, which dep which depend on the sum or all the 7 fundamental quantity। मतलब एक या पूरे 7 पे वो जो डिपेंड करती है उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब एक या पूरे 7 पे, तो पूरे 7 पे तो नहीं होती, कभी कभी 2 लगते हैं, 3 लगते हैं। आगे फॉर्मूला जैसे जैसे कि जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतने उसको अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लगेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो रहती है तो वो हाल ही में मतलब जितना हमें पढ़ना है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला जो रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 या 4, पर 4 से ज़्यादा कभी हमें देखने को नहीं मिलते। तो 7 में से 4 जो रहते हैं वही ज़्यादा मेन रहते हैं। और वो इसमें से कुछ कुछ ऐसे है कि मतलब जिनका हमें ज़्यादा काम नहीं है पर थोड़ा है। दिस और इसके यूनिट्स, जैसे अब हमने यहाँ यूनिट बनाया फॉर्मूला से, इसका मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर है और टाइम का सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड। ऐसे यूनिट्स जो हम फॉर्म करते हैं तो उसे डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स इसे कहते हैं। और आगे जब हम इसके बारे में देखेंगे तो यहाँ इन्होंने एग्जांपल लिया है मोमेंटम का। मोमेंटम का क्या है, यूनिट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो यूनिट ऑफ मास, मास इनटू हम इसे वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ये हो गया मोमेंटम। तो इसका क्या है, मास क्या किस में नापते हैं हम, केजी में। और और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड रहती है। अब मुझे बताओ क्या, जब मीटर पर सेकेंड रहती है तो नीचे का जो सेकेंड होगा जब वो ऊपर आएगा तो वो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। तो यहाँ उसका ये दे के रखा है, जैसे के किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऐसा रेस्ट टू द पावर 1। द अबाउट 2 यूनिट्स आर डिराइव्ड। ये ऊपर के जो वेलोसिटी और मोमेंटम है ये डिराइव्ड है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स, बिसाइड द 7 फंडामेंटल और द बेसिक यूनिट्स there are the 2 more units called the supplementary units: plane angle d theta, a plane angle d theta, and the solid angle d omega। तो प्लेन एंगल मतलब प्लेन एंगल हम उसे डिनोट करते हैं डी थीटा से। तो डी थीटा
This is the ratio of the length of an arc of a circle to the radius of a circle as shown in figure 1.1. तो फिगर 1.1 में जो हमें देखे रखा है, ये फिगर 1.1 में, तो इसमें ये हो गया डी थीटा। तो इसमें क्या है, जो ये डी एस है, डी एस बाय आर, तो डी एस बाय आर इसका रेशो निकालना है हमें, और इसका रेशो जो आता है वो होता है अपना डी थीटा। तो डी थीटा, तो अब इसका मेजरिंग यूनिट क्या है? इट इज़ मेजर्ड इन द रेडियन, इट इज़ रिटर्न एज आर ए डी। इट इज़ मेजर्ड इन रेडियन, उसको रेडियन में मेजर करते हैं, और उसका जो सिंबल देते हैं वो आर ए डी देते हैं। द एंगल थीटा इन द रेडियन इज डिनोटेड बाय द थीटा बाय सी। तो थीटा के ऊपर छोटा सा अपॉन में जैसे हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं या क्यूब रूट कर लेते हैं, वैसे वहाँ सी देते हैं, उसको डिनोट करते हैं थीटा को। अब सॉलिड एंगल, दिस इज द 3 डायमेंशनल एनालॉगी ऑफ टी थीटा। तो डी थीटा जो है, मतलब ऊपर का हमारा जो प्लेन एंगल रहता है, तो उसका वो 3D विजन है। अब 3D विजन मतलब ऐसा स्पीयर जो रहता है, वो पूरा स्पीयर से हम ऐसे जैसे हम देखते हैं कि समर के सीज़न में वाटरमेलन जो रहता है, या कुछ कुछ गोल वाटरमेलन या खरबूजा जो आता है, वो खरबूजा को वो जो लोग बेचते हैं, तो वो उसको ऐसे काटते हैं बिल्कुल जैसे वैसे क्या वैसा, मतलब वो ऊपर का जो उसके ग्रीन लेयर या येलो लेयर आता है, तो फिर वो हो जाता है अपना डी एस, और जो नीचे का जो उसका एज रहता है वो हो जाता है डी थीटा। तो ऐसा उसका पूरा का पूरा जो कोनिकल रहता है वो उससे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द डी ओमेगा। तो ये जो है, ये इसे ओमेगा बोलना, यहाँ हम इसे ओमेगा बोलेंगे। कहाँ कहाँ हमने पिछले 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था कि इसे ओमेगा नहीं, इसे ओम्स भी बोलते। तो इसे ओम्स भी बोलते हैं, पर हम यहाँ इसे डी ओमेगा कहेंगे। तो ये डी ओमेगा and defined as the area of the portion of the surface of a sphere to the square radius of the sphere, that is equals to d omega is equals to d by a, तो d by a upon r square, d by a upon r square is the solid angle subtended by the area ds to 0 as shown in the figure 1.1। तो 1.1 a का इसमें से b, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है डी एस, तो ये डी ए, और जो नीचे का रहता है वो होता है डी ओमेगा। मतलब ये पूरा जो शेडेड लाइट ब्लू शेडेड है ये है डी ओमेगा, और इसका जो आर रहता है तो इसका आर स्क्वायर लेना पड़ता है। तो यहाँ हमने इसका आर स्क्वायर बाय डी बाई ए। और जब हम इसे देखेंगे कि डी बाई एस का अगर हमने इसका 3 डायमेंशनल लिया, तो ऊपर का बहुत बड़ा मतलब ऐसा प्लेन सरफेस नहीं रहेगा, पर कर्व सरफेस रहेगा। वो कर्व सरफेस का निकालने के लिए हम यहाँ इसका पूरा एरिया बाय ये आर का स्क्वायर लेते हैं, आर का स्क्वायर बाय पूरा एरिया। तो इसका ऐसा आता है, और इसको किस में मेजर करते हैं अब हम वो देखेंगे। इट इज़ मेजर्ड इन स्टेरेडियन एस आर। तो हम इसे स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, जिसको एस आर से भी डिनोटेड करते हैं। ए स्पीयर ऑफ रेडियस हैज़ द सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो द स्पीयर ऑफ ए सरफेस मतलब जो स्पीयर ऑफ रेडियस, मतलब पूरा जो स्पीयर है उसका रेडियस, तो उसका रेडियस आर हैज़ द सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया हो गया। तो उसका पूरा 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया हो गया, और जो नीचे का है वो उसके रेडियस से बता रहे वो। तो दस द सॉलिड एंगल सब्सटेंडेड बाय द एंटायर स्पीयर एट इट्स सेंटर इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हम इसे कैसे बताएंगे, जो हमने यहाँ डी बाई ए लिया था, वो डी बाई ए मतलब 4 पाई आर स्क्वायर है। तो 4 पाई आर को अगर हमने डी बाई ए के जगह रखा, और अपॉन आर स्क्वायर जो रहता है तो उसका यहाँ दे के रखा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो है 4 पाई स्टेरेडियन। तो 4 पाई स्टेरेडियन इसका आंसर है।
तो यहाँ कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल देखे रखे. व्हाट इज द सॉलिड एंगल सब्सटेंडेड बाय द मून एट द पॉइंट ऑफ द अर्थ given the diameter of the moon is 3474 kilometers, and its distance is from the earth, that is 3.884 into 10 raised to power minus 10 raised to power 8 मीटर. तो हमने इतना बड़ा इसका ये डिस्टेंस दिख रहा है, तो इतनी बड़ी डिस्टेंस को हम सॉल्व करने वाले. तो सॉलिड एंगल सब्सटेंडेड बाय द मून एट द अर्थ. तो सॉलिड एंगल मून से निकालना है. सॉलिड एंगल मतलब ऐसा. तो अब यहाँ कहा तो भी मून रहेगा, और तो अब ये समझो मून है. सॉरी, तो अब समझो ये यहाँ पे तो सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. कैसा है ना, ये मेरा फर्स्ट चैनल है, और ये फर्स्ट चैनल पे मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा डर लगता है. तो ये समझो हमारा मून है. तो ये मून है और ये यहाँ अर्थ है. तो ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस उन्होंने कितना दिया है, 3.84 इंटू 10 रेस टू पावर 8. तो ये आएगा यहाँ का. तो ये यहाँ का आने के बाद में जो मून का उन्होंने मून का डायमीटर दिया है, तो डायमीटर दिया है, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो हमें इसका रेडियस मिल जाएगा. पर हमें यहाँ का मतलब रेडियस जो है वो रेडियस नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, हम एक बार ये इरेज करके देख लेंगे. What is the solid angle subtended by the moon at the point of the earth? Subtended by the moon at the point of the earth, the diameter of the moon is 3474 kilometers, मतलब 3474 किलोमीटर. ये इसका डायमीटर हो गया. तो अब यहाँ इसका सिंप्लीफिकेशन दिया है. एरिया ऑफ डिस्क ऑफ ए मून, डिस्टेंस ऑफ ए मून बाय मून माइनस अर्थ डिस्टेंस. अब जैसे मून का डिस्टेंस और अर्थ का डिस्टेंस उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो वैसे सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, वो मून और अर्थ के बीच में का उसका डिनोशन है, उन्होंने वो डिनोट किया है. तो उसका क्या आएगा, पाई इंटू 1 ब्रैकेट में 1.737 इंटू 10 रेस टू पावर 3 होल स्क्वायर. अब ये इसका स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हमने देखा था इसका फॉर्मूला यह है, एक बार आप खुद देख लीजिए. तो 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर इन्होंने ले लिया है, इसलिए यहाँ पूरा स्क्वायर. और जैसे ये देख रहे हैं, तो ये हो गया आर का स्क्वायर. तो ये आर का स्क्वायर, उसका आंसर आता है 2.045 इंटू 10 रेस टू पावर -5 स्टेरेडियन. अब डू यू नो द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड द थीटा इज पाई रेडियन, दैट इज इक्वल्स टू पाई रेस टू द पावर c इज इक्वल्स टू 180. और ये हमने जो मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर में ये सब पढ़ा है, वन रेडियन इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 बाय पाई इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, हमें ये मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो वैल्यू है ये कभी कभी बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं देते, तो हमें ये वैल्यू पूरी की पूरी लर्न करके रखना होगा. दैट इज़ 57.297 डिग्री. तो हमें एक रेडियन की वैल्यू इतनी लर्न करके रखनी पड़ेगी. और यदि हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसका उल्टा ले लेना है, और उसकी वैल्यू क्या है 1.745 इंटू 10 रेस टू पावर -2
तो हमें ये भी वैल्यू लर्न करके रखनी है, पर ये तो शायद से नहीं पूछेंगे। हमें ये 57.297 डिग्री वाली लर्न करके रखनी है। अब 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। हमें ये भी लर्न करके रखना होगा। कन्वर्जन ऑफ एसआई यूनिट। अब ऐसा यूनिट हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, क्यों? तो द यूनिट ऑफ द एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। तो यूनिट, अब जैसे हमने पहले ही देखा था, तो एम के एस, सी जी एस, ये जो यूनिट्स है, एफ पी एस, तो इनका अलग अलग है मेजरमेंट। तो इनका अलग अलग मेजरमेंट मतलब अभी समझो दूसरे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं। जैसे अब शायद से नहीं, हम एक कंसिडरेशन लेते हैं। जैसे अब 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स मतलब अब यूरोप में शायद FPS लेंगे, अमेरिका में MKS लेंगे, एशिया में CGS लेंगे। तो कुछ भी मतलब यहाँ के साइंटिस्ट जो रिसर्च करेंगे, जो डेरिवेशन देंगे, वो हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये पूरी झंझट ना हो, इसलिए ऐसा यूनिट 14 जनरल कॉन्फ्रेंस में ली थी। और वो कब ली थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ली थी 1971 में। द फुल नेम ऑफ a unit always starts with the small letter, even it is denoted after a person। तो अब जैसे हमें पता है, तो जूल, न्यूटन, ये कैसे पर्सन्स थे। ये पर्सन मतलब कौन? बड़े साइंटिस्ट हो के गए। तो अब इनका भी नाम छोटे इसमें लिखा है, क्योंकि ये एक रूल बनाया गया था कि इनका स्मॉल इसमें ही होना। तो स्मॉल इसमें इन्होंने कर दिया है, बट द सिंबल शुड बी रिप्रेजेंटेड कैपिटली। तो सिंबल जो है वो न्यूटन का हम स्मॉल एन कभी नहीं देंगे, हम इसको कैपिटल एन देंगे। तो कैपिटल एन देके ही न्यूटन का लिखना पड़ता है। या फिर जूल जो है, जूल का जे स्मॉल जे नहीं देंगे, हम उसका कैपिटल जे देंगे। तो सिंबल, अब यह थर्ड पॉइंट क्या है? द सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक द प्लूरल फॉर्म्स। तो यहाँ जो हम लिखते हैं 20 न्यूटन्स, तो हम इसे 20 जो है वो न्यूटन्स में नहीं लिखेंगे, एपोस्ट्रॉफी उसको कभी नहीं देंगे, या उसको प्लूरल नहीं देंगे। पर क्यों प्लूरल नहीं देंगे? वो प्लूरल इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो एक सिंबल है, और सिंबल को क्या आपने देखा है कि लोग केजी को केजीज में लिखते हैं, या उसके सामने एस देते हैं, या मीटर को मीटर्स ऐसे कहते हैं। नहीं, कितना भी डिस्टेंस हो, या गूगल पे जब आप नेविगेशन करते हैं तो गूगल पे नेविगेशन क्या बोलते हैं? तो यू आर 300 मीटर्स अवे फ्रॉम योर डेस्टिनेशन। तो उधर वो भी एस नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये रूल्स है, ये रूल्स हमें लर्न करने पड़ेंगे, और ये रूल्स ध्यान में रख के ये रूल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, और ये ध्यान में रख के ही डेरिवेटिव्स फॉर्म करने पड़ेंगे, या क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। नहीं तो हमारे बोर्ड में ये मार्क्स कट सकते हैं। तो बोर्ड में ये कभी नहीं दिखते, क्योंकि आप 11th में ये पहले कर चुके रहते हैं। और बोर्ड में कैसा है कि आप स्टेप बाय स्टेप उसकी मार्किंग रहती है। तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग रहती है, तो हम तो उसे कुछ नहीं कर सकते। आप आते हैं कि अब मैं भी 11th में हूँ, तो कैसे हम आते हैं घर पे बोर्ड की एग्ज़ाम सॉल्व करके, और क्या पेपर अच्छा गया फिजिक्स का, पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। पर नहीं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम स्टेप्स में कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, या डायरेक्टली हम लिख लेते। तो वैसे नहीं होना। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। क्वेश्चन में जैसा गिवन है वो गिवन लिखना पड़ता है। जैसे आप यही प्रॉब्लम देख लो, इसमें पहले इन्होंने सॉल्यूशन लिख लिया, पर सॉल्यूशन के बाद में इन्होंने ये फार्मूला लिख लिया है। कभी कभी हम ये फार्मूला नहीं लिखते, डायरेक्टली कर लेते। तो ऐसा नहीं होना। तो ये प्लूरल्स का हमारा हो गया था। 4th पॉइंट, द सिंबल ऑफ द यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप एट द एंड।
तो हम जब भी लिखेंगे तो उसके पीछे फुल स्टॉप नहीं देना। ऐसा एक यहाँ पे रूल है, द यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर शुड बी रिटर्न एज वन रेशो। तो यहाँ इन्होंने देखो ये रेशोज में किया है, क्यों? क्योंकि अब जब है जैसे ही हमने ये पीछे देखा था मोमेंटम का एग्जांपल, तो मोमेंटम के एग्जांपल में कैसे ये इन्होंने क्या लिखा था, किलोग्राम मीटर बाय मीटर, तो ऐसा नहीं होना था, इसलिए इन्होंने मीटर अपॉन -1 दिया, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो माइनस में जाएगा और या फिर -1 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमें ये ध्यान में रखना है। अब जैसे आप यहाँ देखो, ये यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन है ये। तो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन हम ऐसे क्यों नहीं लिखते, मीटर ये मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि ये सेकेंड से सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाता है और सेकेंड स्क्वायर बना देता है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर इंटू एस बाय -2। तो यूज ऑफ द use of combination of units and symbols for the units is avoided when the physical quantity is expressed by the combination of the two. Example, the units joule upon kilogram into केल्विन इज करेक्ट, वाइल द जूल का जे इन्होंने लिखा है, तो जूल का जे नहीं लिखना, हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल जे ही लिखना है इसमें। द प्रीफिक्स सिंबल इज यूज बिफोर द सिंबल ऑफ ए यूनिट्स, thus the prefix symbol and the unit symbol constitute a new symbol। अब तो जैसे अब ये यहाँ पे रूल्स है और रूल्स के बाद में ये कुछ डिस्टेंस दिए हैं। सॉरी तो यहाँ क्या है, 1 ms मतलब इज इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड कितना है, 10⁻³ सेकेंड्स। तो 10⁻³ सेकेंड्स है। और 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻6 सेकेंड्स। अब 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 सेकेंड्स। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं मिली माइक्रो नैनो, ये हम ये तो याद रख सकते हैं। और ये देखो ये 3 का टेबल ही फॉर्म कर रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं। तो हम जैसे अब यहाँ देखिए ऊपर का रूल ये क्या बता रहा है, द यूज ऑफ द डबल प्रीफिक्सेस इज अवॉइडेड व्हेन द सिंगल प्रीफिक्स इज अवेलेबल। तो आप जहाँ पे एक प्रीफिक्स है तो वहाँ दो प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो 10⁻⁻6 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 US, मतलब 1 US क्या है, तो 1 US मतलब माइक्रो सेकेंड से, इज नॉट रिटर्न एज द 1 MMS 1 मीटर सेकेंड से, या ऐसा इनका बोलना है। तो अगला हमारा आता है स्पेस और हाइफन मस्ट बी। तो स्पेस और हाइफन नहीं, मतलब स्पेस देना चाहिए या हाइफन देना चाहिए, हम इसको एक साथ नहीं लिख सकते। इसको एक साथ लिखने के बाद में इनका क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन दिखता है, तो हम इसे बीच में हाइफन देना है या स्पेस देना, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं देखेंगे। या फिर इनको पास में लिखेंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, या फिर इन दोनों के बीच में डॉट होगा स्मॉल, तो हम वैसा होगा। जैसे फिर इन दोनों के बीच में भी एकदम फुल स्टॉप जैसा डॉट होता है वो वैसा कहते हैं। तो अब यहाँ पे आगे क्या है, measurement of the length, one fundamental quantity which we have discussed earlier is length।
तो हमने आगे अभी ऊपर ही देखा है, जो लेंथ के बारे में हमने बहुत बहुत देखा कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, वो मीटर है। इन 1960 a standard for the meter based on the wavelength of orange red light emitted by the atoms of krypton was adopted by 1983. A more मेजरमेंट वॉज डेवलप्ड। अब जैसे जैसे मतलब यहाँ हम देख सकते कि जैसे जैसे टाइम आया, टाइम बीता, तो वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड हो गई, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई, और इनका जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट भी बढ़ता गया, टाइम लिमिट बढ़ता गया। इन द सेंस वो कैसा टाइम, मतलब हम यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशंस करना सीखे। तो अब ये कैसे हुआ, तो हम अब आगे देखेंगे। It is said that a meter is the length of the path traveled by the light in the vacuum during a time interval of the 1 by 299,299,792,458 seconds। तो अब इतनी बड़ी ह्यूज है, इतनी बड़ी ह्यूज क्वांटिटी है। तो अब वैसे तो अब इतनी बड़ी ह्यूज क्वांटिटी इन्होंने मेजर की, तो वो जैसे रिवॉल्यूशन हुआ, जैसे टाइम हुआ, टाइम बीतता गया, वैसे ही ये सीख गए। दिस वॉज पॉसिबल बाय एज बाय दैट टाइम the speed of the light in the vacuum could be measured precisely as the c is equals to 299,79,24,58। ये ऊपर की क्वांटिटी है, मीटर पर सेकेंड। तो अब इतना मीटर वो वैक्यूम में लाइट ट्रैवल करता है, हमें पता है कि लाइट सबसे स्पीडली ट्रैवल करता है। तो अब ये वैक्यूम में भी कितनी स्पीड से ट्रैवल करता है, ये याद दिखता है। जैसे हमें पता है कि वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, वो अपने तरफ सिर्फ सब खींच लेता है, उसमें पार्टिकल्स भी मिलना बहुत मुश्किल है, वैसा दिखता है यार। तो पिछले साल हमने एक और भी चीज़ नोट की थी, जो है कि जो मतलब वैक्यूम में एस्केप वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, शायद से हमने ऐसा ही कुछ नहीं, ऐसा ही पढ़ा था। तो आज का ये वीडियो यहाँ स्टॉप